नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पर। आज के इस वीडियो में जो है हम लेक्चर नंबर जो आपको कल 5 कराया गया था उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर बी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, अब इसके आपको क्या कैसे बताएंगे वो बताते पहले तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत के भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अब इसके अंदर यानी कि आप बोल सकते हो कि जो भौतिक प्रदेश हैं उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके पहले पार्ट में हमने प्रायद्वीपीय पठार, अरावली श्रेणियाँ और दक्कन का पठार, ये इतने टॉपिक्स जो हैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में करा दिए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसके पहले आपको जो लेक्चर है ना प्रोवाइड कराया आपको मैंने, उसमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, मतलब एक मैप दिखाया था आपको, तो उसको पहले चलिए देख लेते हैं। ये वाला मैप आपको अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मैप को क्या है हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, और अगर नहीं देखा आपने तो आप लेक्चर नंबर 5 जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप फिर मिल जाएगा आपको, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस पीडीएफ के अंदर है ना, या आप बोल सकते हो इस पीपीटी के अंदर जो आपको ये वाला स्लाइड है, ये आपके पहले भी हमने लेक्चर में कराए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बताया था कि डेक्कन वाला रीजन ये है आपका, है ना, मालवा का पठार ये है, बुंदेलखंड। अब इसको पूरा पर समझा रखा है, तो आप उस वाले लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। या आप अगर इसको थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको, है ना, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इस वाले इमेज का भी क्या है आप फॉलो कर सकते हो। ये वाला इमेज जो है इसको भी समझने के लिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्या अंतर था, कल वाली क्लास में बताया था, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है, यह वाला एरिया आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये मालवा का होगा आपका, ये दक्कन रीजन होगा, ये दंडकारण्य का पठार है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको जो है एक एक करके इसके पहले वाले लेक्चर में बता दी है। तो चलिए अब जाहिर सी बात है आज के इस लेक्चर में है ना क्या नया है वो देखते हैं। यहाँ पर इसके पहले जो आपको कराया था उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो छूटे हुए थे, जैसे आपको दो चीज़ बता देते हैं ना, दक्कन रीजन तक बताया था। अब इसमें बात कर रहे थे, एक आता है आपका महानदी बेसिन। ठीक है, एक आता है आपका महानदी बेसिन। होता क्या है तो देखो, ये जो है छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसको बोलते हैं, और यह पश्चिम सिरे से जो है मैकाल श्रेणी, दक्षिण के साइड से जो है आपका ये राजहरा पहाड़ियाँ जो हैं, इसकी रचना कैसी है, किससे बनी हुई है, तो आपका धारवत क्रम की जो चट्टानें हैं या शैल हैं उससे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इन सारी चीज़ों को, अगर जिनको हम अंडरलाइन करते हैं या फिर जिन चीज़ों को बोलते हैं कि हाँ इसको नोट कर लो, तो आप सारी चीज़ों को क्या है अच्छे से नोट करते चलो। अब बात करते हैं उड़ीसा उच्च भूमि की, तो ये जो है गरजात पहाड़ियाँ जो हैं उसमें उत्कल तट के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, अब इस उच्च भूमि में जो है आपका मलयागिरी जो है पर्वत है ना, ये आपका 1169 का, ठीक है, मीटर है, और मेघसानी जो है ये कितने पर है, 1157। ठीक है, ये जो है मीटर में है इनकी ऊंचाई, समझ आ गया। चलिए अब एक आपको मैंने एरिया बताया दंडकारण्य का, देखो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के मध्य में एक तरह से फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक फैला हुआ है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें तेल, उदांती, सबरी, सिलेऊ, ये नदियाँ जो हैं इसमें प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपका जो है मलकानगिरी का पठार जो है वो स्थित है इसके। ठीक है, इसकी बात थोड़ा डिटेल में करें तो यह जो है दो इकाइयों में क्या है इसको विभाजित करता है। मैंने आपको इसके पहले वाले उसमें क्लास में बताया था। ठीक है, एक आपका दंडकारण्य, ठीक है, उच्च भूमि तथा दंडकार घाट जो है, ये दो भाग इसको क्या है डिवाइड करते हैं आपस में। उच्च भूमि जो है प्रदेश के अंतर्गत बस्तर का पठार तथा घाटों के अंतर्गत जो है आपका कालाहांडी का पठार जो है इसके अंदर शामिल होता है। तो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ अभी समझ नहीं आया हो या ऐसा कुछ, तो आप क्या है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ अलग पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश पठार वाला क्षेत्र है, ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो एफ वाला रीजन है इसको समझते हैं। इस पठार की दो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, एक आपका तेलंगाना और एक आपका रायलसीसा। ठीक है, ये उच्च भूमि के अंदर आती है। रायलसीसा जो है आपका पठार, ये क्या है, एक समतल है ना भूमि है इसकी। भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह प्रदेश प्रायद्वीपीय का समतलीकृत जो है भाग है, जिससे इसमें प्रधानतः जो है कैम्ब्रियन पूर्व और नीच शैल की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब इसके थोड़े और डिटेल्स जो है उसको जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब एक आपको मैंने बताया था कर्नाटक, है ना, कर्नाटक पठार वाले क्षेत्र में क्या है, यह आपका कर्नाटक और केरल के कुछ भाग पर जो है फैला हुआ है। अब ये मुल्यानगिरी जो कि आपका 1923 मीटर का है, बाबा बुदन पहाड़ियाँ है ना, इसका क्या है
सर्वोच्च इसके शिखर हैं, ठीक है। और एक आपका है कुद्रेमुख, इसकी ऊंचाई है आपका 1892 मीटर की। ये आपका क्या है, सेकंड नंबर पे जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। अगर इसी प्रकार से अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, देखो आपके एक एक पॉइंट छूटेंगे नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जितने लेक्चर्स आपको कराता हूँ इसमें बताता हूँ कि भाई आप जितनी चीज़ें हैं है ना अच्छे से करते जाओ, तो कोई भी लेक्चर्स आपका जो है ना, अब ये आपके यूपीएससी लेवल तक की चीज़ें जो हैं मैं बता दे रहा हूँ, है ना। वैसे इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं क्या है जीरो से हीरो तक का आपको बताता हूँ, जीरो से हीरो तक की क्लास आपको कराऊंगा। तो सारी पॉइंट्स एक एक करके छोटी है ना, छोटे से लेकर के बड़ी जानकारी भी अगर आपसे हो गई छूट रही होगी, तो हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते हुए चल रहे हैं कि आपके एग्जाम में कम से कम अगर आप लेक्चर देख लेते हो तो ज्योग्राफी का कंसेप्ट तो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर तमिलनाडु के पठार की बात की जा रही है, तो यह पठार जो है दक्षिण सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों पर जो है फैला हुआ है। और यहाँ जो है जावादी, शेवराय, कालरायन और पंचमलाई की पहाड़ियाँ जो हैं पाई जाती है, ठीक है। अभी देखो पर्वत, हम जो है भारत के पर्वत वाला जो चैप्टर है वही पढ़े नहीं है, उसमें इन सब चीज़ों को क्या है और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जावादी और शिवराय पहाड़ियाँ जो है इसकी रचना नीस और चार्नोकाइट से जो है बनी हुई है ना, उस सैलो से जो है इसका निर्माण हुआ है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पर। अभी एक आपका इसी के अंदर जो है पॉइंट है आई नंबर का, है ना। देखो ये सारी नंबरिंग मैंने इसलिए किया था कि आपको समझ में आ सके, है ना, किस नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक एक पॉइंट्स को अच्छे से नोट करते चलो। जो पश्चिमी घाट के जो चट्टाने हैं या पठार आप बोल सकते हो, पश्चिमी घाट का जो पठार है उसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स कम से कम क्लियर हो सके, तो ये जो आपका ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक 1600 मीटर लंबे क्षेत्रफल फैला है, ठीक है। 1600 किलोमीटर, यहाँ पर मीटर होगा, किलोमीटर कट कर दो, नहीं किलोमीटर ठीक है, ठीक है किलोमीटर, ये सॉरी ये आपका किलोमीटर ही रहेगा। अब देखो इसमें आपको अगर बताएं तो आपका एक जो है ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है ना, अवरोधी पर्वत जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है इसके अंदर है। उत्तरी सरहदी में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1646 मीटर की, है ना। इस पॉइंट्स को नोट कर लो थोड़ा सा। अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये पॉइंट आप क्या करो, नोट कर लो फटाफट। हो गया। चलिए, अब इसमें आपको एक चीज़ और नोट करा देते हैं। ये पश्चिमी घाट के है ना पर्वत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आपको नोट करना है तो एक आपका महाबालेश्वर का आता है, ठीक है। लेकिन उसको जानने से पहले, है ना, इसको जानने से पहले आप कुछ और इसके अंदर जो है पश्चिमी घाट के पर्वत के अंदर नोट कर लो। मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ वैसे ही, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको अगर कुछ पॉइंट छूट रहे होंगे। देखो पश्चिमी घाट पर्वत जो है तापी नदी के मुहाने शुरू होकर के दक्षिण में आपका केप केमोरिन जो है यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कन्याकुमारी लिखा है, केप केमोरिन भी आप उसको कह सकते हैं, वहाँ तक है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप कन्याकुमारी क्यों बोल रहे हैं ना, मतलब केप केमोरिन क्यों बोल रहे हैं, तो रीज़न ये है कि कन्याकुमारी को क्या है आप केप केमोरिन भी बोल सकते हो। मैं लिख देता हूँ, केप केमोरिन, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम में आपके कन्याकुमारी ना लिखा रहे तो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। पश्चिमी घाट पर्वत का उत्तर है ना जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर है, और उत्तर से दक्षिण ओर इसकी कुल लंबाई जो है कितने किलोमीटर की है, 1600 किलोमीटर। जैसे आपको मैंने अभी बताया 1600 किलोमीटर की लंबाई है पूरी, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, सेकंड नंबर पे है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब मैंने आपको एक सह्याद्री बताया ना, अब ये जो है आपका पश्चिमी घाट पर्वत को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर के प्रायद्वीपीय पठार के भाग का जो है पश्चिमी भ्रंश कगार है, ठीक है। भ्रंश मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था क्या होता है, ये जो है इसका भ्रंश कगार है, ठीक है। पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप या फिर उसके टकराने के स्वरूप जो है बना था। इसके एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसमें आपका जो कालसूबाई है, ठीक है, यहाँ पर आप जो नोट कर रहे हो, ठीक है, तो उत्तरी सरहदी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये भी पूछ सकता है। तो आपका कालसूबाई जो है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1646 मीटर की, ठीक है ना, 1646 मीटर की इसकी हाइट है। इसी प्रकार से कुछ पॉइंट्स आपको और बताता हूँ
कि महाबालेश्वर चोटी और कालसूबाई चोटी ये कहाँ पर स्थित है, तो आपकी ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियाँ स्थित है। एक आपका गिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक आपका बारदा की पहाड़ियाँ हैं और एक आपका मांडव की है, ठीक है ना, मांडव की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर हो गया। अब देखो गुजरात क्षेत्र में है ना, इसमें एशियाई शेर भी वहाँ पर पाए जाते हैं। कृष्णा नदी की बात की जाए तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर चोटी से निकल करके पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है, ठीक है। ये पॉइंट्स भी नोट कर लेना। इसी प्रकार से हमने इसके पहले जो है कर्नाटक की बात की है, तो कर्नाटक जो वहाँ पर है ना पश्चिमी घाट के रूप में 2 प्रमुख चोटियाँ हैं, एक आपका है कुद्रुमुख चोटी और एक आपका ब्रह्मगिरी चोटी, ठीक है। लिख लो उसको, पहला कौन सा है, कुद्रेमुख, ठीक है। पहला आपका हो गया कुद्रेमुख चोटी और दूसरा क्या है, ब्रह्मगिरी। दोनों पॉइंट्स आप उससे नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से होकर के ही कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु जो है ये राज्य में जो है बहती है, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स आपको मैंने इसमें बताए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो डिटेल था महाबालेश्वर वाला, है ना। अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझो आप। महाबालेश्वरम जो है ये 1438 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और इसमें एक पॉइंट और आप साथ में इंक्लूड कर लो, दूसरी चोटी है जहाँ पर कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। अभी आपको पहले इसके पहले बताया ना, ये जो है कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से जो है कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, और महाबलेश्वरम से जो है आपका दूसरी चोटी है, और यहाँ पर ये क्या है, कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा बताया आपको, कुद्रुम बताया, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1892 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट्स भी नोट करते चलो, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत जो है नीलगिरी पर्वत ग्रंथ से मिलते हैं, और जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, टोडाबेट्टा। ऊंचाई कितनी है इसकी 2637 मीटर की है, ठीक है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर ऊटी उटकमऊ नीलगिरी में स्थित है, और नीलगिरी के दक्षिण में जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। अब देखो इसको जब मैप में आप समझेंगे ना तो सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब इसकी मैंने आपको पीडीएफ जब बताया था कि कहाँ मिलता है, पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है ना, ज्ञान तक के नाम से जो है उसमें ही क्या है सारे पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सअप करके भी मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है ये, ठीक है, और यह जो है पाल घाट के दर्रे द्वारा जो है नीलगिरी से अलग होता है। दर्रे मतलब कि पासेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पलनी की पहाड़ियों तथा दक्षिण में आपका कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियों में इस रूप में फैली हुई हैं, और कार्डमम पहाड़ियों दक्षिण में आपका जो नागरकोइल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक है, ठीक है। कोडाइकनाल पलनी जो है इनकी पहाड़ियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। चलिए अब ये पॉइंट्स हम समझ लिए हैं, कुछ और इसके अंदर दिखाते हैं आपको। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे जो कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है, उसको देखते हैं मैप में भी। अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि समझ में आ सके। थाल घाट का दर्रा है, ठीक है, भोर घाट का दर्रा है, पाल घाट पुणे का, और आपका सैनिकोटास दर्रा है, ठीक है। कहाँ पर है वो भी आपको दिख रहा होगा। नहीं समझ में आएगा कुछ पॉइंट्स आपको तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको अगर लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो। यहाँ तक तो क्लियर होगा। वैसे अगर कुछ पॉइंट्स अभी रह जाता है अगर तो आप पूछो, और इसके बाद हम जो है कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो है आपका मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग से गुजरते हैं, और जो भोरघाट का दर्रा है आपका ये मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग से गुजरते हैं, ठीक है। इसको सही कर लो। पालघाट पुणे जो आपका ये केरल में है, ठीक है, ये कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, कोच्चि के रेल और सड़क मार्ग से गुजरते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है सेनकुटास दर्रा आपका तिरुवनंतपुरम और मैदूर को जो है आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो, थोड़ा सा नोट कर लो।
और हमने आई वाले पॉइंट्स बता दिए थे। अब थोड़ा सा इसके अगला कंसेप्ट जो है के और एल को है ना, जे वाले भी बता दिए हैं। चलिए और देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट अच्छे से नोट करना है। यहाँ पर बात की जा रही है, ध्यान से देखो, पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट में आपको कौन कौन से पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको पढ़ेंगे। पूर्वी घाट जो है पर्वत पश्चिम घाट पर्वत की तरह जो है क्रमबद्ध और निरंतर ना होकर के जगह जगह पर थोड़ा है ना कटा छटा है, आप ये मान लो, ठीक है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल जो है ना, जो जैसे मान लो ढाल जो है उसका, ये आपको क्या है, पूर्व की तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियाँ जो हैं पश्चिम घाट से निकल करके पूर्वी तट पर जो है प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये भी कई बार पूछता है ना। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, इधर जाती हैं वो। पूरब की ओर प्रवाहित होने के कारण महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह कहा है काट पीट दिया, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत जो है बिल्कुल एक तरह से खत्म ही हो चुका है, ये मान लो आप। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। अब इसको देखो, ध्यान से समझो। पूर्वी घाट पर्वत जो है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इसको नल्लामलाई है ना, पालकोंडा, वेलिकोंडा। तेलंगाना में इसको जो है शेषाचलम, और तमिलनाडु में आपका जावादी, शेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ जो है आपका चार्कोनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं, ठीक है ना। ये जो पहाड़ी किससे बनी हुई है, चार्कोनाइट से बनी हुई है। नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर जो चंदन और सागौन वृक्ष जो है बहुयात मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना पुष्पा मूवी है ना, चंदन का, तो उधर का ही सीन है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अपने टॉपिक पर आते हैं, उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। पूर्वी घाट की बात करें तो यह महानदी घाट से लगभग 1300 है ना, नीलगिरी से लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाने वाली पहाड़ियों जो क्रम है आपका शेवराय, जवादी, नल्लामलाई, पालकोंडा और नीलगिरी, ठीक है। विशाखापट्टनम 1680 मीटर पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, और महेंद्रगिरी दूसरा जो है सर्वोच्च शिखर इसका माना जाता है। लगभग सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने दर्रे की बात की है ना, पासेस की बात की, तो कौन से पर्वत के बीच में जो दर्रे होते हैं कहाँ पर है ना, पासेस कहाँ पर है, तो उसको जान लो। मैंने आपको पालघाट दर्रा बताया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सेनकोटा दर्रा बताया, बोरघाट दर्रा बताया, ठीक है, थालघाट दर्रा बताया। तो सारी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लो। एक आपने भी है ना लेटेस्ट में सुना होगा, कौन सा, रोहतांग, ठीक है, जोजिला दर्रा, पीरपरा दर्रा, बुर्जिला दर्रा, काराकोरम। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से नोट करते चलोगे तो पता तो होना चाहिए मतलब कौन से राज्य में है ना। इस प्रकार से तो आप इनको नोट कर लो कम से कम। मैं स्क्रीन पे जो है ना इसको दिखा दे रहा हूँ। अब देखो जो कलर है, अगर मान लो नहीं सुना रहा तो ये रेड वाले जितने हैं आपको कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ब्लू वाले आपके ये वाला जो एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया, ठीक है। और उत्तराखंड में आपके कौन कौन से तीन हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है। अब इसी प्रकार से सिक्किम की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जेले प्लास जो है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में तीन आते हैं, बोमडिला दर्रा, यांगफा दर्रा और टीफू दर्रा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको एक जो है मणिपुर में दिख रहा होगा, ये आपका तीजू दर्रा बोलते हैं। और साउथ की तरफ चलते हैं अगर तो केरल में आपका जो है पालघाट दर्रा और आपका शेनकोटा दर्रा जो है पाया जाता है। महाराष्ट्र में दो है आपका थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैप में मैंने बता दिए हैं और अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अच्छा, कोई आपको अभी लग रहा हो कि हाँ ये मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दो, मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको डाउट अभी भी है, इतना सिंपल में आपको है ना यूट्यूब पे मेरे हिसाब से तो इतना नहीं बताया जाता है, फिर भी आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग इसको करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चों को बता रहे हैं चीज़। चलिए अब बात कर लेते हैं कोर्सेज़ के बारे में। तो जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन पे रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, बाद में ना कहना है कि सर इसकी फ़ीस महंगी कर दी आपने या फिर ऐसा कुछ है। तो इसलिए अभी बता रहा हूँ कि ये जो आपको ज्ञान तक के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपको जितने PDF आपको दिख रहा है ना, ये आपके थ्योरी कोर्सेज में है पूरे। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है वहाँ पर, मेडावल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एप्टीट्यूड और मैथ के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और थ्योरी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड एंड ऑनर, बैंकिंग अवेयरनेस, ये बैंकिंग वाले एग्जाम्स के लिए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट आपके टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, कंप्यूटर के हो गए,
डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है, डिफेंस के नोट्स हो गए, इंग्लिश पेडागोजी हो गया, इसके साथ में इन्वायरमेंटल जी के इन्वायरमेंटल पेडागोजी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी ग्रामर, जनरल अवेयरनेस, लगभग सभी कंटेंट आपको है ना, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। और ये सबसे बेहतरीन है ना नोट्स होते हैं। रीज़न ये है उसको बेहतरीन बनाने का क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं है ना जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतना डाटा कनेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, कि वो लेक्चर्स कर पाएँ। तो इसके लिए उनका रिक्वायरमेंट होता है कि सर आप कुछ ऐसा नोट्स दे दो कि हम सेल्फ स्टडी कर पाएँ, है ना। डाउट आता है तो डाउट आप हमसे कॉल करके, व्हाट्सअप करके या क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कम से कम अगर इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप जो चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं और आप ढंग से पढ़ते हैं तो इसको क्या है, आप ये मान के चलो कि आपका रजिस्ट्रेशन, तो मान के चलो, देखो हमने फीस इसकी है ना बहुत कम वहाँ पर भी करी होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स के लिए आप जो है 2 नंबर दिखा दे रहा है, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके भी क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीट जो है कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए भी हमने फीस कम करा है, डाउन कर रखा है एकदम, ठीक है। बाद में इसकी फीस जो है काफ़ी हाई, क्योंकि आप देख सकते हो ये लगभग यूपीएससी लेवल के भी हमने कंटेंट जो है इसमें प्रोवाइड कराए हैं, तो उसकी फ़ीस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप एसएससी और वैसे किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी कंटेंट इसका मिल जाएगा। ये अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये खाली थ्योरी नोट्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपके वन लाइनर, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये जानकारी आपको बतानी थी, मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब इसको अगर हमें समझना हो, इसको अगर हमें समझना है तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स को आपको पहले जानना जरूरी है। जैसे यह मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में आपका प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर भारत का मैदान है ना, ये कई बार आपसे पूछ सकता है कि भाई कहाँ तक फैला हुआ है ना, कितने क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ है। उत्तर भारत का मैदान जो है इसको थोड़ा सा अपने भाषा में पहले समझा देता हूँ, उसके बाद जो है ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। ये जो है उत्तर भारत का मैदान आपका, ये हिमालय नदियाँ और अपने साथ साथ जो हैं अत्यंत बड़े बड़े जो है शिलाखंडों को लेकर के बहा करके ले आती है ना। अब हिमालय से जो है पत्थर जो है बहुत सारी नदियों के साथ बह करके इस बड़े से भूभाग में आते हैं। यहाँ आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत को तीव्र ढाल होने के कारण ये नदियाँ क्या है, शिलाखंडों को तेजी से है ना, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर भी मान के चलते हो, वो क्या है अपने अंदर बहा करके ले आती हैं। शिवालिक क्षेत्र में मंद ढाल होने के कारण शिवालिक के आपका जो गिरिपात क्षेत्र है इन शिलाखंडों को जमा कर देती है, और इस प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, भाभर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाभर प्रदेश, है ना, भाभर रीजन है, भाभर प्रदेश इसको बोलते हैं। अब इसको समझेंगे होता क्या है ये, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो। पर्वत के निचले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गिरिपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पर्वत का निचला भाग होता है उसको हम बोलते हैं गिरिपात, ठीक है। नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, गिरिपात किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिरिपात कहते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को अच्छे से नोट करते चलो। अब उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को भाभर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया गया, ध्यान से नोट करते चलो। पहला हो गया आपका भाभर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश में इसको विभाजित किया गया है। अब इसी प्रकार से एक एक करके हम समझते हैं कि भाभर प्रदेश क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ और इसके डिटेल्स को कर लेते हैं, फिर इस नंबर पर आते हैं। जैसे आपको बताया कि ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक काफी प्रदेश है जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है, ठीक है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबाई और 1,50,480 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। आपके निपेक्षों की जो प्रवृत्ति है, आपके प्रवणता, अपवाह आदि के आधार पर जो है विशाल मैदानों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जैसे आपको मैंने अभी बताया। तो पहले बात कर लेते हैं भाई, भाभर जो आप बोल रहे हैं बार बार, है क्या ये चीज़, भाभर होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखो, भाभर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के समानांतर सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक फैली हुई है, ठीक है। कहाँ तक फैली हुई है, सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक जो है ये फैली हुई है। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं जब भाभर प्रदेश में पहुंचती हैं तो बड़े बड़े है ना पत्थरों को क्या है, बड़े बड़े चट्टानों को अपने अंदर प्रवेश कर लेती हैं,
अपने अंदर समा लेते हैं उनको, और जिसके कारण नदियों है ना या नदियाँ जो हैं अपनी सतह पर एक तरह से इसके अंदर विलुप्त हो जाती हैं। देखिए, भाबर प्रदेश शिलाखंडों के कारण ही कृषि योग्य ये नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि जो है उपलब्ध नहीं है ना, चट्टानों में क्या आप खेती करोगे, ठीक है। भाबर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर शिवालिक तक जो है, गिरिपाद प्रदेश तक, तीस्ता तक जो है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है फैली हुई है। बात समझा गई। अधिक संख्या के कारण जो है छोटी छोटी नदियाँ जो है इसमें विलुप्त हो जाती है, और यह प्रवेश कृषि के लिए जो है उपयोगी नहीं है, ठीक है। यह प्रदेश जो है यह प्रदेश जो है कृषि के लिए जो है उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। अब बात करते हैं भाई भाबर नहीं है तो अब किसकी बात आती है, नंबर बी पर कौन सा आएगा, आपका आ जाता है तराई प्रदेश, है ना। कौन सा आता है, तराई प्रदेश। देखो अब यहाँ पर हम आपको तराई प्रदेश की अगर बात करें, तराई रीजन की अगर बात करते हैं, यह भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई तलहटी पट्टी है, और जहाँ नदियाँ जो हैं पुनः जो है प्रकट हो जाती हैं। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से जो है बनी हुई है, ये चिकनी मिट्टी से निर्मित हुई है। अब देखो बांगर और खादर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो तराई प्रदेश को थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा दूँ एक बार। जब नदियाँ जो है भाबर प्रदेश से निकलती हैं तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल जो है वो इधर उधर हो जाता है ना, तितर बितर हो जाता है। इसी कारण से इस नदियों में जो है, इस क्षेत्र की नदियों में जो है कोई जो है धारा जो है नहीं रह पाती। जैसे आप देखते हैं ना नदी जो है ऐसे 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 बहती है, तो इसके अंदर वो क्या है धारा नहीं रह पाती, वो क्या है इधर इधर हो जाती है, ठीक है, तितर बितर हो जाती है। ये समझ लो आप, सिंपल सी भाषा में समझ लो आसान सी। भाबर प्रदेश से निकल करके नदियों का जल इतना तितर बितर हो जाता है कि भाबर प्रदेश के दक्षिण से लेकर के है ना सिंधु जो है यहाँ से तीस्ता तक नदी तक जो है ये आपका दलदली क्षेत्रों में निर्माण होता है। जाहिर सी बात है अगर फ्लो नहीं रहेगा है ना, वहाँ पर मिट्टी जमती जाएगी तो क्या बन जाएगा, दलदल बन जाएगा ना। तो ये जो क्षेत्र है आपका दलदली एक तरह से क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव एवं विषैले कीट जो हैं पाए जाते हैं। भाबर प्रदेश में दलदली क्षेत्र के तराई का क्षेत्र जो है या तराई का मैदान जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि तराई क्षेत्र जो है किसके लिए अति उपयोगी है ना, किसके लिए अति उपयोगी है। तो जो आपका धान होता है, ठीक है, जो आपका धान होता है, तो धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है इसको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं भैया सेकंड थर्ड नंबर की, बांगर प्रदेश क्या होता है। तो बांगर प्रदेश जो है पहले उसको समझाते हैं आपको। देखो उत्तर भारत के मैदानों में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों में जहाँ नदियों का बाढ़ जो है जल ऊंचाई होने के कारण नहीं पहुंच पाता है, ऐसे प्रदेश को क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पर जो है ना नदियाँ जो है नीचे हैं और अब उसका जो क्षेत्र है पूरा वो ऊपर है, तो वहाँ पर उसका पानी पहुँच नहीं पाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, बांगर रीजन बोलते हैं। यहाँ पेटी उच्च भूमि या पुरानी कब के निरपेक्ष से निर्मित कापी विधिकाएँ जो हैं इसके अंदर पाई जाती हैं, और इनमें क्या है कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिक मात्रा जो है पाई जाती है, ठीक है। बांगर प्रदेश पुराने जलहूर प्रदेशों का ही क्षेत्र है, और यह जो है थोड़ा सा बाकी के अकॉर्डिंग कम उपजाऊ होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं खादर रीजन की। खादर के बारे में है ना आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन पहले अपने बात समझते हैं। यह पेटी जो है बाढ़ के मैदानों के नवीन काप को जो है सूचित करती है, जो आपके प्रतिवर्ष है ना हमेशा के हर साल जो है बाढ़ के समय शील्ड के नए निरपेक्ष समुद्र हो जाती हैं। इसमें उपजाऊ शक्ति जो है प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर जो है ना नदियों के द्वारा लाई गई है ना कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती जाती हैं उसके ऊपर, है ना। तो कुछ उसमें आप बोल सकते हो पौष्टिक तत्व जो होते हैं उसके लिए उपयोगी, वो क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं, जम जाते हैं, और ये जो है उसकी उर्वरता शक्ति जो है बढ़ा देते हैं। बस सुना गई। अब एक होता है डेल्टा मैदान, है ना, डेल्टा आपने सुना होगा। अब ये वाले क्षेत्र जो हैं, अब ये देखो डेल्टा जो है, डेल्टाई मैदान मुख्यतः कीचड़ और दलदल से बना होता है, ठीक है। इसके है ना उच्च भूमियाँ या आप बोल सकते हो दलदली जो है इसकी निम्न भूमियाँ जो हैं ये बिल कहलाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला भाग है उसको हम बिल कहते हैं, और जो उच्च ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, चार कहते हैं। 2 पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, ठीक है। डेल्टा वाला एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो। अब देखो आपको जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, अब इससे बाहर जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो तो आप अपने आप को धन्य मानो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही पीपीटी के अंदर, एक ही पेज के अंदर आपको समझा दी हैं, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है वो तो ठीक है, जो आपको मैंने कुछ जो अपने अकॉर्डिंग पता था वो भी आपको बताई है कि कुछ प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। चलिए
अब देखो उत्तर भारत के विशाल मैदानों को आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बता जाता हूँ। ये आपका जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन भी और ये वाला रीजन भी। वैसे तो आपका ये वाला रीजन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, नेपाल हो जाता है, यहाँ पर क्या है आपका भूटान हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते अपने देश में, है ना, अपना काम नहीं है इसको करना, छोड़ो। अब ऊपरी गंगा का मैदान आपका ये वाला एरिया हो गया, गंगा का मध्य मैदान ये हो गया, और आपका निम्न गंगा का मैदान जो है आपका ये वाला होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साइड का। प्रायद्वीपीय पठार तो आपको मैंने इसके पहले लेक्चर में कराया, अच्छे से करा रहे उसको, ठीक है। अब पंजाब हरियाणा का मैदान इस साइड में है, राजस्थान का इस साइड में है। अब सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही है ना स्लाइड के ऊपर आपको बता दिए हैं, इस सारे पॉइंट्स को कम से कम अच्छे से नोट कर सको, समझ सको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई कोस्टल प्लेन्स के ऊपर, है ना, तटवर्ती मैदान, उसको समझते हैं होता क्या है ये, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, और परीक्षा में आपके किस प्रकार के प्रश्न जो हैं तटीय मैदान से पूछ सकते हैं, वो जान लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, मान लो ये इंडिया का मैप होगा, बेसिक से बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपका ऐसे गुजरात होगा, ठीक है, इस साइड में मान लो ये पश्चिम, ऐसे सिंपल से बना दिया आपको समझाने के तौर पे। तो देखो तीनों साइड से है ना, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, ये क्या है आपके चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। ये आपका पूर्वी रीजन हो गया, है ना, ईस्ट साइड हो गया, ये आपका क्या है वेस्ट, और ये आपका साउथ साइड का। तो पश्चिमी तटीय मैदान ये वाले हो जाएंगे, पूर्वी तटीय मैदान ये हो जाएंगे, दक्षिणी तटीय मैदान। अब देखो इसको दक्षिणी वाला कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ये वाला रीजन में ही हम इसको दोनों कर लेते हैं ना, इतने छोटे एरिया को क्या कंसिडर करें, ये वाला ज़्यादा फैला है, इसको ज़्यादा अच्छे समझते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछेंगे। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में समझते हैं पहले, है ना, रुको आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर दो थोड़ा सा। दक्षिण पठार से जो है पूर्वी, है ना, एवं पश्चिमी तट की ओर जो है, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट की ओर जो है समुद्र के बीच जो है आपका कौन सा मैदान पाया जाता है, तटवर्ती मैदान है ना, उसको समझते हैं। पहले आपको नंबर पर आपका कौन सा है, पश्चिमी तटीय मैदान, है ना, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। अब ये देखो होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। भारतीय मैदान को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैंने आपको करा दिया है, पश्चिमी और पूर्वी जो है उसको कर लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है, समझा रही मेरी बात। चलिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उच्चावच, है ना, उच्चावच को अध्ययन की सुविधा से दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया था मैंने, पश्चिमी तटीय मैदान को और पूर्वी तटीय मैदान को। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अनेक नदियाँ जो हैं वो बहती हैं, इसमें कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, और कुछ नदियाँ जो हैं आपकी अरब सागर में जा करके अपना जल जो है गिराती हैं, ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता है पहले से, फिर भी समझा दे रहे हैं आपको। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत को पठार को काट करके, है ना, मिट्टी बालू की कड़ ये सब समुद्र की तरफ जो है बहती रहती हैं, लेकर के जाती रहती हैं। अब इसके कारण ही जैसे आप हम देखते होंगे, अगर मिट्टी जो होता है ये आपका रीजन हो गया, तो यहाँ से जो नदियाँ इधर गिरती हैं तो इसके आसपास जो है ना मिट्टी जो है जमने लगती है ना, जो आपकी नदियों के द्वारा लाई हुई होती है। तो इस रीजन को है ना यहाँ पर क्या है, एक क्षेत्र बन जाता है दोनों साइड में भारत के, ठीक है, ये वाला रीजन। अब इसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये आपका वेस्ट वाला, ये आपका ईस्ट वाला हो गया। चलिए अब इसमें पहले आपको पश्चिमी घाट जो है, तो पश्चिमी घाट के पर्वत के पश्चिम दिशा में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है, ठीक है, और पश्चिमी तटीय मैदान पर ही मुंबई, कोच्चि, सूरत ये सभी शहर जो है इस साइड में बसे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण जो है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उससे ही हुआ है। चलो अब बात करते हैं पहले स्क्रीन पर, है ना, पश्चिमी तटीय मैदान जो है यह प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में खंभात की खाड़ी से लेकर के कुमार यहाँ तक कुमारी अंतरीप तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। एवरेज अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो आपका 65 किलोमीटर है, और सबसे अधिक चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर की नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के निकट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ ज्वार नंदमुख का जो है नंदमुख का जो है यहाँ पर पॉइंट लगा दो, नंदमुख का क्या है निर्माण करती है, और इसके 2 जो है प्रमुख भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं पहले। देखो इसके अंदर आपको कोटक तट जो है आपका गुजरात से गोवा तक, ठीक है, कन्नड़ तट आपका गोवा से मंगलोर यानी कि कर्नाटक तक है, और मालाबार तट जो है आपका मंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है। यहाँ जो है अनेक लेगून्स है ना, और क्या है पशजल जो है ब्लैक वाटर जो है देखने को मिलता है,
और क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है कयाल। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। जैसे अष्टमुडी और वेम्बानाद जो हैं ये आपके अष्टमुडी ये सब कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, सारे पॉइंट को नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पश्चिमी तट के बारे में थोड़ा सा और आपको समझाऊं अगर, तो पश्चिमी तट जो है ना, इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा है। कन्याकुमारी को क्या है? केप केमोरिन अथवा कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको इसके पहले बताया है इन चीज़ों को, पॉइंट नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर है। गुजरात से लेकर के गोवा तक जो है क्षेत्र में, ये कोटक तक, कहाँ तक? गोवा, गुजरात से लेकर के कोटक तक जो है यहाँ फैलाई हुई है। ठीक है, गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक कन्नड़ तट और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है कौन सा तट आता है? मालाबार तट है। अभी स्क्रीन पे आपको मैप में समझाऊंगा, चिंता मत करो। मालाबार तट जो है अधिकांश जो है भाग कौन से राज्य में आता है? तो आपका केरल में आता है। ठीक है, कौन से भाग में आता है? केरल में आता है, नोट कर लो। ठीक है, केरला के अंदर आ गया आपका। अब देखो, धरातल पर या पृथ्वी पर बोल सकते हो कि समुद्र जो है वह जल जो है चारों तरफ जो है, इसको बोल सकते हो कि पूरे समुद्र है ना, पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, ये मान लो। अब इसको ही क्या कहा जाता है? जहाँ पर है ना ऐसे धरातल पर स्थित समुद्र का वह जल जो चारों तरफ है ना भूभाग पर स्थित होता है, उसको बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं उसको? लैगून। पूछ लेगा आपसे। ठीक है, लैगून कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील भी है। ठीक है, ध्यान रखना। मालाबार तट पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल में आपका एक वेम्बनाड झील है और अष्टामुडी झील है। ठीक है, ये जो है कहाँ पर है? केरल में है। केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? आपको मैंने बताया भी, कयाल नाम दिया जाता है। ठीक है, लगभग देखो यार, मैं आपको सभी अच्छा बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पॉइंट छूट रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ ये सारे पॉइंट्स हमें समझ नहीं आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये गारंटी देता हूँ कि ऐसा वीडियो या फिर आप पूरे यूट्यूब पर आप देख लोगे इतनी सिंपल लैंग्वेज में, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं करा रहा है अभी। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना अगर आपको लगता है डाउट है तो, है ना, कि इससे अच्छा कोई आपको बता सकता है या पॉइंट्स या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ अलग पूछ रहा हो। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये आप मान के चलो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बताते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा जो है कगारनुमा है, अर्थात इसका जो ढाल है जो है सबसे ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, इसका जो ढाल है जो है सबसे ज़्यादा तेज़ है। तीव्र ढाल होने के कारण, तेज़ ढाल होने के कारण जो है पश्चिमी घाट पर जो है बहने वाली जो नदियाँ होती हैं ये आपके क्या है? सबसे ज़्यादा तेज़ होती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर ढलान है ज़्यादा तेज़ है तो नदियों का जो प्रवाह है ना, वो क्या है? बढ़ जाएगा। ये नदी अपने मुहाने पर एक्चुअली अथवा ज्वारमुख का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और बताता हूँ कि इसी प्रकार केरल में भरत पूजा और पेरियार नदियाँ एक्चुअली और ज्वारमुख का निर्माण भी इसी प्रकार से करती हैं। गोवा की राजधानी पणजी और जुआरी नदी के तट पर जो है ये स्थित है। समझ गए कहाँ पर है ये? चलिए अब अभी आपको मैंने जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो है उसको समझाया है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। देखो, पूर्वी तटीय मैदान जो है इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, इस तट के सहारे जो है बटा हुआ है। इसमें आपको उत्तरी सरकार तट और आपका कोरोमंडल तट जो है डिवाइड है। तो महानदी, कृष्णा नदियों के मध्य फैला हुआ क्षेत्र है ना, एक उन्मग्न तट जो है, और इसमें चिल्का झील और एक प्रमुख जो है लगून पाया जाता है। कोरोमंडल की बात करें तो यह तट जो है कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ लैगून जो है नहीं पाई जाती है ना। लैगून होता क्या आपको बता देना, खारे पानी की झील, जैसे समझाया था अभी ये चीज़। तो एक किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी तट की बात कर रहे हैं। अब इसको यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया है। अब कुछ अपने अकॉर्डिंग है ना चीज़ें आपको बताता हूँ, इसी पॉइंट से रिलेटेड बताता हूँ कि आपको कम से कम समझने में आसानी हो सके। देखो यहाँ इसके बीच में देखो ध्यान से, जो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण है नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलकर के हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो पूर्वी तट के मैदानों का निर्माण जो है नदियों के जलोढ़ निरपेक्ष के कारण बना है। ठीक है,
जड़ों निरपेक्ष जो है नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को क्या है बहा करके अपने साथ लेकर के आती हैं, ठीक है। इसी कारण जो है पूर्वी घाट का मैदान जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। और पश्चिमी घाट का जो है यहाँ पर आप देखोगे ना उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं है जितना आपका ये पूर्वी घाट का है, ठीक है। चलो अब इसमें आपको बताता हूँ कि अगर अच्छे रूप से देखा जाए है ना, विशेष रूप से देखा जाए तो पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में जो है धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता ही है। कोरोमंडल तट पर कावेरी अन्य नदियों की घाटियों की धान की खेती जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में की जाती है। हुगली नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है ये तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान फैला हुआ है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है तो आप बोल सकते हो कि भैया इसका विस्तार है हुगली नदी से लेकर के कन्याकुमारी के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये जो है तमिलनाडु राज्य में आता है। अब देखो समझाऊंगा मैप में अभी आपको, ठीक है। अब उड़ीसा में जो है पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं, उत्कल तट कहते हैं, ध्यान से नोट कर लो। उत्कल तट, ठीक है। अब देखो है ना, आपने इसको तो ये वाला वर्ड जो है अपने राष्ट्रगान का अंदर सुना होगा ना, द्राविड़ उत्कल बंग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है। अगर भूल जाओ तो आप याद कर लेना अपने है ना राष्ट्रगान से देख करके। चलिए तो अब यहाँ पर है ना पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदियाँ जो है अपना डेल्टा बनाती हैं, किसमें, इस वाले क्षेत्र में पूर्वी घाट की ओर, ठीक है। पश्चिमी घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर एक्चुअरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या अपने वहाँ पर क्या करती हैं, डेल्टा बना लेती है, ठीक है। डेल्टा कैसे, आप जैसे बता रहा हूँ, मान लो ये नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ से क्या है ये नदी ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये इस प्रकार से जो चीज़ें हैं बना लेगी इसे, पानी जैसे आप समुद्र में गिरने लगेगा आपको ये इस प्रकार से फैलने लगता है, यही चीज़ क्या बन गया आपका, डेल्टा बन गया, ठीक है। बात समझ आ गई ना। चलिए अभी इसमें जान लो कि उड़ीसा के उत्कल तट और आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच भूभाग जो है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है ना। ये वाला जो आपको मैंने नोट करा अभी, पुलकित झील और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील, हालांकि पुलकित झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में जो है इसके क्षेत्र में आता है, पुलकित झील की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तमिलनाडु के तटीय मैदान को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो तमिलनाडु का क्षेत्र है इसके तटीय मैदान को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पर कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे आपका है ना उड़ीसा में आपका एक आता है चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में पुलकित झील है ना, इसको भी क्या है जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पुलकित झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से आप नोट कर लो, ठीक है। अभी आपको एक मैप दिखा रहे हैं, इस मैप के थ्रू आप क्या है इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स आपको एप्लीकेशन का है वो बताता हूँ। ये ध्यान रखो कि जब आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको पूरा समुद्री तट बता रखा है यहाँ पर है ना, आप देख सकते हो इन चीज़ों को। यहाँ पर आप देखोगे काठियावाड़ का मैदान तटीय मैदान हो गया, कोटक का जो तटीय मैदान हो गया, ठीक है, मालाबार तटीय मैदान हो गया, कोरोमंडल वाला क्षेत्र आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। उत्तरी सरकार मैदान जो आपका ये पूरा इतना है, उत्कल का ये वाला एरिया हो गया और आंध्र तटीय मैदान का ये वाला एरिया हो गया, समझ गए ना। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ तक, ये पूरा एरिया ये इसका तटीय मैदान है, ठीक है, भारत के, समझ गए ना। चलिए अब इसमें कुछ डिटेल आपको और बताता हूँ, उसके बाद जो है कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। ये एप्लीकेशन का है ना, प्रोसेस है, जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर विजिबल होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
और आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो में क्या है कमेंट करके इनको पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ आएगा तो आप इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सोशल मीडिया का, वहाँ पर जा करके हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगले पार्ट पर डिस्कस करेंगे